अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 यानी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में मौजूद हैं उनमें से क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन C4H10 इन 151 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। तो सबसे पहले आपको ये बात जहन में होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे न्यूमेरिकल के अंदर दो किस्म के फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। एक इस्तेमाल होता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए और एक इस्तेमाल होता है नंबर ऑफ़ यानी मास इन ग्राम या मोलर मास के मालूम करने के लिए। तो वो आपने सवाल में देखना है कि किस किस्म का फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है। तो आए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो इन्होंने आपसे पूछा क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, यानी मतलब ये है कि इस सवाल के अंदर हमने फाइंड नंबर ऑफ मोल्स को करना है। और किस के मोल्स को फाइंड करना है? ब्यूटेन के। और ब्यूटेन का फार्मूला हमारे पास गिवन है C4H10। इसका हमने मोलर मास फाइंड करना होगा ब्यूटेन का, और मास इन ग्राम हमारे पास गिवन है 151 ग्राम। तो सबसे पहली बात आपने लिखना है गिवन डेटा के अंदर कि आपको कौन कौन सी चीज़ें गिवन दी गई हैं। तो सबसे पहली बात हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स वो हमारे पास अननोन है, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि टू फाइंड, जिसको आपने मालूम करना है नंबर ऑफ़ मोल्स को आप टू फाइंड के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि गिवन डेटा में हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स अननोन है। फिर उसके बाद ब्यूटेन के बारे में जिक्र किया गया है, तो आप लिखेंगे कि मोलर मास ऑफ ब्यूटेन भी लिख सकते हैं, या हम सिर्फ लिखते हैं C4H10। अब इसका मोलर मास फाइंड करने के लिए आपको हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास या जिसको हम मास नंबर भी कहते हैं वो मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहली बात हमारे पास कार्बन का मास नंबर है 12, और हमारे पास 4 कार्बन है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ, फिर प्लस कर लेंगे। हाइड्रोजन का मोलर मास है 1, और हमारे पास 10 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लेंगे। तो हमारे पास 12 4 और हमारे पास यानी 12 4 48 48 बनता है, और 10 1 10 यानी 48 इसका हो गया हमारे पास, और 10 इसका हो गया। तो 48 प्लस 10 हमारे पास 58 ग्राम्स पर मोल आप लिख लेंगे। और एक और बात कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास इसका मोलर मास है या ये इमोलर मास है? तो जिसके साथ हमारे पास सिर्फ ग्राम लिखा हो वो हमारे पास मास इन ग्राम होता है, जिसके पास ग्राम्स पर मोल लिखा हो वो मोलर मास होता है। ये आपने लिख लिया। अब आपने लिखना है कि मास इन ग्राम्स, मास इन ग्राम्स आपके पास कितना है? 151 ग्राम्स। अब आपके पास जो गिवन डेटा होना चाहिए था वो आपके पास मौजूद है। अब इस डेटा से आपने इस न्यूमेरिकल को हल करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूले की ज़रूरत है। वो फार्मूला हम कौन सा लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, डिवाइड का निशान लगाएंगे जिसको हम रेशो भी कहते हैं। ऊपर आप लिख लेंगे मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय, नीचे आप लिख लेंगे मोलर मास। ये आपने फार्मूला लिख लिया। अब इस फार्मूले के अंदर आप गिवन डेटा जो आपके पास मौजूद है वो पुट कर लें, इससे आपके पास आंसर मिल जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास अननोन है, तो आप इसी तरीके से लिख लें क्वेश्चन मार्क, फिर बराबर इज इक्वल टू का निशान लगा लें। हमारे पास मास इन ग्राम कितना है? 151 ग्राम आपके पास मास इन ग्राम है। इसकी यूनिट भी आप साथ लिखते जाएं, फिर आपको आसानी से पता चलेगा। उसके बाद मोलर मास आपके पास आता है 58 ग्राम्स पर मोल। ये आपने लिख लिया। अब ग्राम्स और ग्राम्स को आप कैंसिल कर लेंगे, और फिर 151 को आप डिवाइड कर लेंगे 58 के साथ, तो इससे तकरीबन आपके पास 2.60 समथिंग आंसर आता है। इसको आप कैलकुलेट करके आप आंसर लिख लेंगे। जो आपके पास नंबर आएगा इसको डिवाइड करने के बाद उसके साथ आप लिख लेंगे मोल, तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन हल हो गया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 यानी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ आइस। अब फिर वही बात है, आपने फाइंड करना है कि आपने किस चीज को मालूम करना है। तो आपसे पूछते हैं व्हाट इज द मास, मास को आपने मालूम करना है कितने मोल्स का? 5 मोल्स का, और किस चीज का? आइस का। अब सवाल है कि आइस का फार्मूला क्या है? तो आइस बनता है पानी से, तो यानी यहाँ पे हमने पानी का फार्मूला लिखना है, और पानी का फार्मूला हमारे पास है H2O।
अब इस फार्मूले के मुताबिक हमने ये सवाल हल करना है। सबसे पहले आप वही बात आपने लिखना है, गिवन डेटा आपने लिख लिया। अब सबसे पहले आपने लिखना है मास इन ग्राम्स। ये आपके पास मालूम नहीं है तो आप क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि आप इसको टू फाइंड के अंदर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने लिखना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं? 5 मोल्स हैं। उसके बाद आपने मोलर मास ऑफ आइस या मोलर मास ऑफ वाटर लिखना है। सवाल में आपसे आइस पूछें तो आप आइस को लिख लें। तो आप लिख लें कि हमारे पास हाइड्रोजन का मास है 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 2, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, फिर दरमियान में प्लस लगा लेंगे। ऑक्सीजन का हमारे पास मोलर मास है 16 और कितने ऑक्सीजन है 1, तो इससे हमारे पास 2 आएगा, इससे हमारे पास 16 आएगा। 2 + 16 से हमारे पास आता है 18 ग्राम्स पर मोल। अब हमारे पास डेटा आ गया। अब हमें दोबारा वही फार्मूला इस्तेमाल करना है। फार्मूला आपके पास ऊपर मौजूद है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। वही फार्मूला आप यहाँ पे सेम लिख लेंगे। उसके बाद आपने, चलो मैं आपके लिख भी देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स। तो आप क्या, इसलिए मैं आपको लिखता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। मास इन ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास, ये फार्मूला मैंने लिख लिया, मोलर मास। अब आपने इनके अंदर अपने अपने वैल्यूज को पुट करना है, या वैल्यूज को पुट करने से पहले एक और स्टेप भी आप कर सकते हैं। आपने मालूम करना है मास इन ग्राम। तो यहाँ पे भी आपने मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे भी आपने मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देना है। ये वाला मोलर मास इस मोलर मास के साथ खत्म हो जाएगा और बच जाएगा हमारे पास मास इन ग्राम्स बराबर है इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डिवाइड आपने नहीं लगाना, आपने यहाँ डायरेक्ट इसको साथ मल्टीप्लाई करना है। मोलर मास के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मोल्स को। तो अब हमारे पास मास इन ग्राम क्या आ जाएगा? मोलर मास हमारे पास कितना है? 18 ग्राम्स पर मोल है और हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 5 मोल्स हैं। तो अब आपके पास मोल्स और मोल्स खत्म हो जाएंगे, बच गया आपके पास 18 और 5। तो आपने 18 ग्राम और 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो इससे बनता है 90 ग्राम्स। ये आपके पास इसका आ जाएगा आंसर। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 6.50 मोल ऑफ CH4। अब वही तरीका है, फिर आपने लिखना है गिवन डेटा। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इस सवाल की आपने थोड़ा सा इसके ऊपर सोचना है। सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है? अननोन है, इसको हमने फाइंड करना है। उसके बाद इन 6.50 मोल, तो आप लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 6.50 मोल। अब मजे की बात यह है कि आपको ये चीज़ भी दी गई है, यानी CH4 मीथेन का फार्मूला भी आपको दिया गया है। लेकिन एक बात आप जहन में रख लें कि जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का जिक्र किसी क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो आपने डायरेक्ट एवोगैड्रो नंबर को पुट करना होगा, क्योंकि हमारे पास दूसरा फार्मूला एवोगैड्रो नंबर का होता है। तो आप नीचे आपके पास एवोगैड्रो नंबर आपको मालूम होगा, इसकी फिक्स वैल्यू होती है और NA से हम एवोगैड्रो नंबर को डिनोट करते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है 6.023 × 10⁻23। अब हमारे पास डेटा आ गया। अब हमने फार्मूले को लिखना है। हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, डिवाइड का निशान लगा लें, ऊपर आप लिख लें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या आप यहाँ पे अगर एटम्स का जिक्र हो तो आप नंबर ऑफ एटम लिखेंगे और अगर आइंस का जिक्र हो तो आप नंबर ऑफ आइंस को लिखेंगे और नीचे आप लिख लेंगे NA यानी एवोगैड्रो नंबर। अब आपने अपने अपने वैल्यूज को पुट करना है, इससे आपको आंसर आ जाएगा। आंसर, अच्छा वही स्टेप है पिछले वाले सवाल का। आपने मालूम करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इस साइड पे भी आप NA को मल्टीप्लाई कर लें और इस साइड पे भी आप NA को मल्टीप्लाई कर लें। ये वाला NA इस NA के साथ खत्म हो जाएगा। इस साइड पे हमारे पास बच जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू NA यानी एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। अब आपने अपनी अपनी वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। किस तरीके से? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास अननोन है, तो इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर आपके पास है 6.023
इंटू 10 पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने थे, हमारे पास ये है 6.50 मोल्स, या आप वो ना भी लिखे तो कोई बात नहीं। आपने क्या करना है कि सिंपली आपने 6.023 को मल्टीप्लाई करना है 6.50 के साथ, तो इससे तकरीबन 36 पॉइंट समथिंग आता है। तो जो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे वो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है, मिसाल के तौर पर हमारे पास मिसाल के तौर पर आता है इससे 6636 या 37 पॉइंट समथिंग आएगा, मिसाल 37.4 आएगा मिसाल के तौर पर। ये आंसर है नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए फिर आप कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि फिर इस मल्टीप्लाई 10 पावर 23 को आखिर में इसके साथ लिख लें। लेकिन यहाँ पे आपने एक और एक्स्ट्रा स्टेप करना होगा। क्यों? क्योंकि आपने इशारिया को 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है। तो आप इस इशारिया को उठाकर 3 और 7 के दरमियान लगा लेंगे, तो इससे बन जाएगा 3.74 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23। जब आप लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं तो 1 डिजिट प्लस होता है, तो +1 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 3.74 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर बन जाएगा 24। तो ये आपके पास इसका आंसर आएगा। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि ये आप खुद एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें से जो आएगा उसके बाद आपने ये स्टेप करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। 9 को हम बाद में करेंगे, पहले आप 10 को देख लें। आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 6.68 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ PCl3। अब यहाँ पे आप देख लें सवाल को, इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है इस सवाल के अंदर कि आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द मास, यानी आपने सबसे पहले लिखना है गिवन के अंदर कि मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू अननोन, इसको हमने फाइंड करना है। दूसरी बात ऑफ 6.68 इन 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, तो दूसरा आपके पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने हैं 6.68 इंटू 10 पावर 23। तीसरा आपके पास क्या है ऑफ PCl3, तो PCl3 का हमने मोलर मास या जिसको आप मॉलिक्यूलर मास कहते हैं वो फाइंड करना होगा। तो हम लिखेंगे MM यानी मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ PCl3। ये आपको पता होना चाहिए कि फास्फोरस का एटॉमिक मास हमारे पास है 31 और हमारे पास एक फास्फोरस है तो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस फिर क्लोरीन का हमारे पास है 35.5 और कितने क्लोरीन है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 355 15 1 351 16 फिर 339 10 हमारे पास तकरीबन इससे आता है। फिर इसको प्लस कर लें उसके बाद तो 137.5 आता है, 137.5 ग्राम्स पर मोल इसका आपके पास आएगा मोलर मास PCl3 का। उसके बाद अगर यहाँ पे आप जहन में रख लें, मैंने आपको पहली दफ़ा भी एक बात बताई कि अगर मॉलिक्यूल का जिक्र हो तो उस सवाल के अंदर एवोगैड्रो नंबर का दखल होगा। तो इसका मतलब कि हम नीचे लिख लेंगे Na यानी एवोगैड्रो नंबर बराबर है 6.023 इंटू 10 पावर 23 के। तो यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि दो किस्म के फार्मूले इस्तेमाल होंगे। हमने फाइंड करना है मास को, लेकिन हमें वैल्यू दी गई है मॉलिक्यूल्स की और मोलर मास तो हैं, लेकिन फिर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि मॉलिक्यूल और एवोगैड्रो नंबर को इस्तेमाल करते हुए हमने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना होगा। फिर नंबर ऑफ मोल जब फाइंड हो जाए तो उसके बाद आपने मास इन ग्राम को फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। सबसे पहले हमने इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल हमारे पास अननोन है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है हमारे पास 6.68 इंटू 10 पावर 23 आपके पास क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद आपने फाइंड करना, अच्छा उसके बाद आपने नीचे लिखना है 6.023 इंटू 10 पावर 23 हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है। अब आपने क्या करना है कि 10 पावर 23 और 10 पावर 23 को कैंसिल कर लेंगे। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास आता है 1.109, तो मोल्स आ जाएगा, यानी 6.68 डिवाइड बाय 6.023 को जब आप कैलकुलेटर के साथ डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.109 मोल्स। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो गए। अब आपने दूसरा फार्मूला पुट करना है, क्योंकि आपने अभी मास इन ग्राम को फाइंड करना है। तो अभी आप दूसरा फार्मूला कौन सा लगाएंगे, पिछले वाला के नंबर ऑफ मोल्स
इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। अब देखें आपके पास नंबर ऑफ मोल कितना है 1.109 इज इक्वल टू मास इन ग्राम को आपने फाइंड करना है तो अननोन हो जाएगा। मोलर मास आपके पास कितना आया था 137.5 ग्राम्स। तो अभी आपने क्या करना है सिंपली 137.5 को मल्टीप्लाई करना है 1.109 के साथ, तो इससे आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका मास इन ग्राम आएगा। तो ये आपके पास तकरीबन 152 पॉइंट समथिंग आता है। इसको फिर आप कैलकुलेट कर लें तो जो आपके पास आएगा उसके साथ ग्राम लगा लेंगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा, यानी 137.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.109, इससे तकरीबन 152 पॉइंट समथिंग आएगा। तो दैट वन विल बी योर आंसर। अब ये हमारे पास इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपने फार्मूला थोड़ा लेंथी इस्तेमाल करना होगा, इसका एक अलग तरीका है। इन फार्मूले से हटकर इसका एक और फार्मूला है जिसको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास या AMU। तो सवाल है कि कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द लिथियम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अभी आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको डेटा दिया गया है, तो इस डेटा से आपने लिथियम का एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना है। तो सबसे पहली बात कि आपको एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला ज़बानी याद होना चाहिए। तो फार्मूला आपके पास क्या होगा कि AMU यानी एवरेज एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, ये थोड़ा फार्मूला लेंथी है लेकिन बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप फिर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एबंडेंस फिर डिवाइडेड बाय 100 करना है, फिर दरमियान में आपने प्लस लगाना है। उसके बाद आपने लिखना है एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप फिर मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई परसेंटेज एबंडेंस और डिवाइडेड बाय 100 करना है। अगर 3 आपको आइसोटोप्स दिए गए हो तो फिर आप प्लस लगा लें और लिख लें एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप्स मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। इसी तरीके से अगर आपको 4 दिए गए हो तो फिर आप इस तरीके से आगे जाते जाएं। अब आपने क्या करना है कि फार्मूला आपको मालूम हो गया। अब आपने इस टेबल से आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास फर्स्ट आइसोटोप ये है, सेकंड आइसोटोप ये है, और ये इसके परसेंटेज एबंडेंस है और ये इसके एटॉमिक मास यूनिट है। आपने क्या करना है कि एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप कितना है हमारे पास, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप आप लिख लेंगे 6.0151 फिर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज इसका कितना है मल्टीप्लाइड बाय 7.5 और नीचे है डिवाइड बाय 100, फिर दरमियान में प्लस लगा लेंगे। उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप क्या है हमारे पास 7.0160 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज इसका कितना है 92.5 डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरीके से ये अगर आपने अपनी अपनी वैल्यू पुट कर ली, अब उसके बाद इस सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। यानी आपने क्या करना है अभी कि दिस वैल्यू यानी इसको आपने इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, आपके पास एक फिगर आएगा, फिर उसको आप इसके नीचे 100 लिखना है, फिर दरमियान में प्लस डालें, फिर इस फिगर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास एक फिगर आ जाएगा, फिर उसके नीचे आप डिवाइड लिख लें। तो अब इसको इसके ऊपर डिवाइड कर लें और इससे जो आएगा यहाँ पे और इस इनसे को बाहर इस 100 के ऊपर आप डिवाइड कर लें, फिर आखिर में आपने दोनों को प्लस करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा।